हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ फुल सिलेबस टेस्ट का डिस्कशन और इसका आज 53rd टेस्ट था। तो आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आइए सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और ये सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नोबल कॉज को पूरा करने के लिए सेशन शुरू करें हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 101, करेक्ट साइंटिफिक नेम पूछा गया लॉइन का। तो लॉइन का करेक्ट साइंटिफिक नेम क्या होगा? पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ लॉइन। यहाँ पर पैंथेरा टिग्रिस दिया हुआ, पैंथेरा टिग्रिस जो है ये टाइगर के लिए, और लेपर्ड का और दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो है पैंथेरा पार्डस। और ये तीनों किस ऑर्डर में? ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास इनका मैमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 102, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक, वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू ए पैरासिटिक फंगस। ये सही है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। और कौन सा होता है ये? एल्ब्यूगो कैंडिडा। और इससे जो डिजीज़ होती है वाइट स्पॉट्स जो हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है ये। तो बोथ स्टेट और फंजाई कॉन्स्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ ऑटोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं, ये क्या है? ये हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक, मेन मोस्टली कौन से? सेप्रोफिटिक। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 102 का क्या होगा? थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? जिम्नोस्पर्म्स होना चाहिए था। माइकोराइजा आर एसोसिएशन ऑफ अमेंसलिज्म। ये अमेंसलिज्म नहीं है, ये क्या है? म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। पाइनस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, फंगस का, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, और उसमें एग्जाम्पल है पाइनस। कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस आर ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो कोरोलॉइड रूट्स सही है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म दूसरा है? ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना, नॉस्टॉक वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया 103 का करेक्ट स्टेटमेंट होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? एल्गी, स्फैगनम। स्फैगनम क्या है? पीट मॉस या बॉग मॉस? पीट मॉस या इसको बोलते हैं बॉग मॉस। इसके बाद सिलेजिनेला। सिलेजिनेला क्या है यहाँ पर? ये टेरिडोफाइट्स हैं, और ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। मार्केंशिया, रिक्सिया मार्केंशिया, ये ब्रायोफाइट्स हैं लेकिन लिवरवर्ट्स वाले ग्रुप में आते हैं। ब्रायोफाइट्स में दो ग्रुप हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। और पोरफायरा, ये रेड एल्गी। टेरिडोफाइट्स यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जिम्नोस्पर्म सिकोया, ये सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? तो सिर्फ एक सही है, वो है ये वाला, फोर्थ विल बी द आंसर, 104 का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेरिडोफाइट्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर रिस्पेक्टिवली। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया आर्किगोनिया। और अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा डेवलप्ड किस प्लांट ग्रुप में होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं ब्रायोफाइट्स में, और एंजियोस्पर्म्स में तो ये एब्सेंट ही है। तो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया विल बी द आंसर फर्स्ट। 105 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द गिवन बिलो डायग्राम ऑफ एनिमल। तो ये डायग्राम है बेलानोग्लॉसस का, मेंबर है ये हेमिकॉर्डेटा का। हेमिकॉर्डेट्स जो एक्सक्लूसिवली मैरीन है, मैरीन हैबिटेट में पाया जाएगा ये। और ये इसमें हो गई प्रोबोसिस, और ये हो गया कॉलर। और तीन पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। और स्टोमोकॉर्ड जो होता है इसको पहले समझा गया था नोटोकॉर्ड, इसी वजह से इसको कॉर्डेटा में रखा गया। बट जब पता चला कि डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो इसको हेमिकॉर्डेटा अलग फाइलम दिया गया। तो दे हैव स्टोमोकॉर्ड, एकदम सही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटियल मिंथीज से ही शुरू हो जाता है और ये कहाँ तक जाता है? कॉर्डेटा तक।
तो इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा ही होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, सही है। सीलोमेट्स भी एनालिडा से शुरू हो जाते हैं और कॉर्डेटा तक हैं, तो सीलोमेट्स यहाँ पर सीलोमेट भी होगा ये, तो ये भी सही है। और बिलोंग्स टू हेमिकॉर्डेटा, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। 106 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैच? तो एस्केरिस राउंड वर्म है, क्योंकि इसको कट सेक्शन देखा जाता है तो राउंड आएगा। और एंकाइलोस्टोमा हुक वर्म है। एंटीडॉन इज सी लिली इज एंटीडॉन, एंकाइलोस्टोमा नहीं। राउंड वर्म गॉर्गोनिया क्या है? सी फैन, कॉमनली नोन एज। लिम्यूलस क्या है? किंग क्रैब। तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट वाला ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, इन विच प्लांट्स नॉन एंडोस्पर्मिक सीड आर नॉट प्रेजेंट पूछा गया। तो बीन, ग्राम, पी और ऑर्किड, इन सब में क्या है? ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं। कैस्टर, कॉटन और सीरियल्स, वीट, राइस, मेज, इन सब में एंडोस्पर्मिक। और कैस्टर में एक चीज और प्रेजेंट है, दैट इज पेरिस्पर्म, परसिस्टेंट रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। तो 108 का हो गया फोर्थ। विच इज अ सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? तो गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा है? एथिलीन, जिब्रेलिन्स क्या है? ये टर्पीन से डेरिवेटिव्स हैं, ये साइटोकाइनिन, एडेनिन से, और ऑक्सिन जो है ये इंडोल कंपाउंड्स, एडेनिन और ये इंडोल कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया, मीजोफिल टिश्यू इज ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ, सही है ये। बुल्लीफॉर्म सेल्स प्रिवेंट वाटर लॉस, सही है, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होती हैं, एडेक्सियल सरफेस पर प्रेजेंट हैं, और जब ये फुल्ली टर्जिड होती हैं तो सरफेस एरिया को एक्सपोज करेंगी, ज़्यादा वाटर लॉस करवाएंगी, और जब ये फ्लैसिड होगी मतलब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होगी तो लीफ सरफेस को कर्ल कर देगी, वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन डाइकॉट लीफ, ये भी सही है, क्योंकि डाइकॉट लीफ जो होती है डॉर्सीवेंट्रल है ये, और इसमें अपर सरफेस एपिडर्मिस, लोअर सरफेस पर भी एपिडर्मिस, और बीच ये पैलिसेड, और नीचे होगा यहाँ पर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएटेड होता है मीजोफिल, पैलिसेड और स्पॉन्जी में, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 110 का क्या हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? तो पैरेन्काइमा आइसोडायमेट्रिक, सही है। कोलेनकाइमा थिक एंड लिग्निफाइड, यहाँ पे कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होगा, लिग्निफिकेशन नहीं होगा। लिग्निफिकेशन स्क्लेरेनकाइमा में, स्क्लेरेनकाइमा डेड है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। एपिडर्मल टिश्यू में स्टोमेटा भी आता है, एपिडर्मल सेल्स भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर एपिडर्मल अपेंडेजेस हम लोगों ने और देखे हुए हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। ट्राइकोम्स जो हैं ये शूट हेयर्स हैं, और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मोस्टली ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, मोस्टली दे आर मल्टी सेलुलर और हेयर्स। तो ये एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया तो ए एंड डी इज़ करेक्ट, मतलब दो स्टेटमेंट सही है, दो मैचिंग सही है। तो 111 का थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 112, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? स्क्वैमस एपिथेलियम आर फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब, गलत। स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है डिफ्यूजन बाउंड्री का काम करेगी, फ्लैट सेल्स की बनी हुई है। फैलोपियन ट्यूब में हमारी होती है सीलिएटेड और कॉलमनर। यहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियम, ये एल्वियोलस और ब्लड वेसल्स में। ओनली 2 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज, ये भी गलत है। 2 टाइप्स नहीं, या 3 टाइप्स हैं, टाइट, एडेरिंग एंड गैप जंक्शंस। और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 लेयर, तो सिंपल है तो ये सिर्फ सिंगल लेयर होना चाहिए था, मोर देन 1 लेयर गलत दिया हुआ है। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, ये एकदम सही है। तो 112 इज थर्ड। नेक्स्ट, इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मैल्पिजियन ट्यूब्यूल, किडनी, एयर ब्लैडर और ऑपरक्यूलम। तो कॉकरोच में एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा? ये मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा। और मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं?
ये मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर ये प्रेजेंट होंगी। और यहाँ पर क्या होगा, मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स का नंबर कितना होता है, ये 100 to 150। क्या एक्सक्रीट करती हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालेंगे, इसलिए कॉकरोच कैसा होता है, यूरिकोटेलिक। ऑपरक्यूलम यहाँ पर किस में प्रेजेंट होता है, ये ऑस्टिक्थीज में। एयर ब्लैडर कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑस्टिक्थीज में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ये कौन सा, कार्डियक मसल दिया हुआ, क्योंकि ब्रांचिंग शो की गई है। जंक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल, ये इंटरकैलेटेड डिस्क, यहाँ पर गैप जंक्शंस होते हैं जो कम्युनिकेशन जंक्शंस का काम करेंगे, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए ये फंक्शनल सिंसेशियम की तरह काम करती है। पूरे का पूरा मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में जाता है, तो फंक्शनल सिंसेशियम भी इसको बोला जाएगा गैप जंक्शंस की वजह से। और ये कैसा है, मसल फाइबर्स यहाँ पर कैसे यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं और ये ब्रांचिंग शो करेगा। स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा किसके, ब्रांचिंग शो करेगा। स्ट्रक्चरली किसके सिमिलर होगा, स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा स्केलेटल मसल्स के, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट हैं। तो ये क्या हुआ, टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचिंग्स आर इनकरेक्ट पूछा हुआ है विद रेफरेंस टू फ्रॉग। फ्रॉग के रेफरेंस में कितनी इनकरेक्ट है, तो फ्रॉग में लार्वा प्रेजेंट सही है। लार्वा यहाँ पर टैडपोल स्टेज को लार्वा बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। हार्बीवोर्स नहीं, ये क्या है, ये कार्निवोर्स हैं। और कार्निवोर्स होने की वजह से इनके इंटेस्टाइन की लेंथ कैसी होगी, स्मॉल होगी इन कंपैरिजन टू हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स में ज़्यादा लंबी, क्योंकि हार्बीवोर्स में न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा लंबी इंटेस्टाइन चाहिए, प्लस सेलुलोज का डाइजेशन होगा वहाँ पर। तो आरबीसी कैसा, न्यूक्लिएटेड है, सही है। और इसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यहाँ पर यूरियोटिलिक होता है ये। और अगर टैडपोल की बात की जाए तो टैडपोल जो होता है ये अमोनोटिलिक होता है, अमोनिया का एक्सक्रीशन करेगा टैडपोल स्टेज में, तो ये गलत हो गया। एस्टिवेशन के वक्त क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा, ये भी सही है। इनफैक्ट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हर जगह, लैंड में भी जब होगा तब भी, टेरेस्ट्रियल होगा तब, एक्वेटिक होगा तब भी, और अगर स्लीप के समय, विंटर स्लीप, हाइबरनेशन, समर स्लीप, एस्टिवेशन, तो उस समय भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो अगर पूछा जाए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इज़ प्रेजेंट ऑल द टाइम, तो क्यूटेनियस। तो 115 का इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट यहाँ पर एक ये और एक ये, बी एंड डी इज इनकरेक्ट, मतलब 2। थर्ड, 115 इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो ये डायग्राम दिया है गोल्गी अपरेटस का, और क्या किया गया इसके बारे में, ये पावर हाउस ऑफ सेल है, गलत है। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल का प्रोडक्शन होगा, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला गया। सेमी ऑटोनॉमस क्लोरोप्लास्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए भी है, अपना आरएनए, अपनी प्रोटीन्स, लेकिन मेजर प्रोटीन्स न्यूक्लियस के कंट्रोल में बनती हैं, इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस। डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और न्यूक्लियस, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये गलत है यहाँ पर, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। गोल्गी अपरेटस फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1889, ये इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी, और ईयर था 1898, तो ये भी गलत है। अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये सही है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी ऑर्गेनेल्स इंक्लूडेड हैं उनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं। इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये जो हैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, दैट इज़ ई, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। 116 इज फोर्थ। Now question number 117, on the basis of type of pigments plastids can be classified into। तो plastids तीन तरीके के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ये सही दिया हुआ है। फिर ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट। तो जैसे अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन के लिए, और इलायोप्लास्ट फॉर ऑयल एंड फैट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ,
117. नेक्स्ट क्वेश्चन 118, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पिलाई इन द बैक्टीरिया। तो पिलाई जो होता है ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा। दो बैक्टीरिया अपोजिट स्ट्रैंड के पास पास आएंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल इधर जाएगा, इसी को बोलेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, तो ये कॉन्जुगेशन है क्या, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है क्योंकि गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन चूंकि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है तो इसलिए इसको सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। और किस में, तो इसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मोटिलिटी में ये हेल्प नहीं करेगा। मोटिलिटी के लिए क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है यहाँ पर बैक्टीरिया में। इसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है फिम्ब्री, और फिम्ब्री जो होता है ये अटैचमेंट के लिए। फिम्ब्री का नंबर भी पिलाई से ज़्यादा होगा। ये सारे ही सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, सरफेस अपेंडेजेस हैं बैक्टीरिया के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस के लिए क्या सही है, इट इज़ ए टाइप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सही है क्योंकि इसमें कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। नाइट्रोजनस बेसिस दो तरीके के, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरिन सिंगल रिंग है, पिरिमिडीन डबल रिंग है। पिरिमिडीन जो होता है सिंगल रिंग, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। पिरिमिडीन में नाइट्रोजन की पोजीशन है 1 और 3, प्यूरिन में होती है 1, 3, 7 और 9। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, सही है। पिरिमिडीन्स ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड आर सेम एंड प्यूरिन में डिफर। तो पिरिमिडीन्स का साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन, इसमें से आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमीन। आरएनए में यूरेसिल। तो प्यूरिमिडीन्स ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड आर सेम गलत है। प्यूरिन में डिफर, प्यूरिन सेम होंगे, प्यूरिन डिफर नहीं करते हैं। प्यूरिन दो एडेनिन एंड गुआनिन, सभी में सब सेम। अमंग प्यूरिन्स आरएनए हैव यूरेसिल एंड डीएनए हैव थाइमीन। तो प्यूरिन नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पिरिमिडीन्स। अमंग पिरिमिडीन्स आरएनए हैव यूरेसिल एंड डीएनए हैव थाइमीन्स। थाइमीन में कौन सा ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है 5th पोजीशन पर। 5 मैथिल यूरेसिल इज थाइमीन। तो ट्रू पूछा हुआ है, ट्रू स्टेटमेंट होगा यहाँ पर। 119 इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बिटवीन साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो साइटोसिन और यूरेसिल के बीच में अगर करेक्ट पूछा जाएगा, बोथ आर प्रेजेंट इन आरएनए, सही है। आरएनए में एक साइटोसिन यूरेसिल दोनों ही प्रेजेंट है। बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में यूरेसिल नहीं है, डीएनए में थाइमीन है। साइटोसिन है और थाइमीन है। बोथ आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये सही है, दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक है। नाइट्रोजन और बीच में प्रेजेंट है कार्बन के साथ 1 और 3 पोजीशन पर। बोथ आर न्यूट्रल, तो ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, गलत। तो यहाँ पर पूछा गया करेक्ट, तो करेक्ट है यहाँ पर ए एंड सी, थर्ड ऑप्शन। 120 इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। करेक्ट मैच यहाँ पर कौन सा होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। तो ये टर्मिनल स्टेज में होगा, मतलब डाइकाइनेसिस जो प्रोफेज की लास्ट स्टेज है। सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये जाइगोटीन में होता है, पैकेटीन में नहीं। अपीयरेंस ऑफ जड शेप्ड काइजमेटा, काइजमेटा का अपीयरेंस डिप्लोटीन में तो है, लेकिन ये जड शेप नहीं होगा, ये एक्स शेप होता है। तो डिप्लोटीन, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट मैच क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा इज सीन इन डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइवैलेंट और टेट्राड आर फॉर्म्ड इन विच फेज। तो अगर क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग जो होगी, इसमें 2 क्रोमोसोम हो गए तो इसी को बोला जाएगा बाइवैलेंट। लेकिन अगर यहाँ पर क्रोमेटिड्स देखे जाएं तो क्रोमेटिड्स हो गए 4 क्रोमेटिड्स होने की वजह से इसको बोला जाता है टेट्राड। तो बाइवैलेंट और टेट्राड सही है। ये किस में बनते हैं, ये जाइगोटीन में। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, इसी को बोलते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी इसी स्टेज में, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और बाइवैलेंट टेट्राड, अगर पूछा जाए टेट्राड स्टेज क्लियरली विजिबल कब होती है, तो पैकेटीन में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन आर इंक्लूडेड इन क्रेनियल बोन्स। तो क्रेनियल बोन्स कौन सी हैं, पैराइटल,
एथमॉइड, स्फिनॉइड, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल। इसमें से पैराइटल और टेम्पोरल, ये जो पैराइटल और ये टेम्पोरल जो है ये पेयर्ड है, तो ये पेयर्ड हो गई दो दो, बाकी होंगी एक एक, तो टोटल हो जाएंगी 8, 2 2 4 5 6 7 8। और बाकी की जो बोन्स दिए हुए हैं ये हमारे फेशियल बोन्स हैं। फेशियल में नेज़ल, इंफीरियर नेज़ल कॉन्का, जाइगो मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमैटिक, पैलेटाइन, ये सारी जो होंगी ये वोमर, ये सारी फेशियल बोन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर की अगर बात की जाए तो फोटो सिस्टम 2 में क्लोरोफिल ए का बना होता है और इसको बोलते हैं P680, क्योंकि ये मैक्सिमम 680 नैनोमीटर की वेव लेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। फोटो सिस्टम 1 में ये होता है P700, क्योंकि इसका पीक जो होगा वो 700 नैनोमीटर। ये भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का बना हुआ है लेकिन डिफरेंट। तो रिएक्शन सेंटर इज सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, सही है। रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ फोटो सिस्टम, सही, P680, P700। रिएक्शन सेंटर इज फॉर्म बाय एसेसरी पिगमेंट्स, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में होगा, तो इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट यहाँ पर सिर्फ थर्ड, 124 इज थर्ड। नेक्स्ट 125th, द रिएक्शन सेंटर इन फोटो सिस्टम 1 इज। फोटो सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर की अगर बात की जाए तो ये कौन सा होगा, P700, 700 नैनोमीटर ये मैक्सिमम, और P680 ये फोटो सिस्टम 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 to 125 I have discussed. Now further discussion will be carried by my fellow partner Manish sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि बच्चों आपको पता है न्यूलाइट में फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज चल रही है और आपका लगभग हर दिन के बाद आपका टेस्ट होता रह रहा है। और बच्चों आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे, आपको इम्प्रूवमेंट जरूर दिख रहा होगा। और मुझे लगता है कि अगर आपने एनालिसिस अच्छे से किया है कि मतलब क्वेश्चन क्यों गलत है, कहीं पे आपने इनकरेक्ट करेक्ट को देखने में गलती कर दिया, कहीं पे आपने फॉल्स है क्या है सिली मिस्टेक कर लिया, जल्दबाजी में चारों ऑप्शन नहीं पढ़ा, ये सब चीज़ों को जरूर आप देखते जाइए और एरर्स को क्या करते जाइए, करेक्ट करते जाइए। तो नीट तक आप जाते जाते इतना कर ले जाएंगे कि आपके सिली मिस्टेक्स लगभग नलिफाई हो जाएंगे, या कह सकते हो कि ना के बराबर होंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। 125 तक डिस्कस कर लिया था शैलेंद्र सर ने, आगे का हम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच विद रेफरेंस टू फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे तुरंत आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इनकरेक्ट पूछा है, मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा लैक PS1। तो बेटा आपको पता है PS1 होता है तो आप PS2 प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन लिखा है PS1 प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। PS2 क्या होता है, एब्सेंट होता है। जेड स्कीम लाइट रिएक्शन में होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, इनकरेक्ट। फोटो फास्फोराइलेशन केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से समझाया गया था, लाइट रिएक्शन में होता है ATP का बनना। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट। तो भैया अमाउंट से तो नहीं, लेकिन आपको पता RQ में होता है टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट है तो 1 होता है, फैट है तो 0.7 होता है, प्रोटीन है तो 0.9 होता है। द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक। तो फाइटो मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, बेंथॉस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉटम पे रहते हैं, और मछलियां बेटा आपका सेकेंडरी और टर्चरी पे आती हैं। स्मॉल फिश सेकेंडरी, लार्ज फिश टर्चरी। तो बेटा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे कौन आ जाएगा, जू प्लैंकटन। मैचिंग का क्वेश्चन है कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ। 2,4-D वीड फ्री लॉन में होता है, मोस्टली डाइकॉट के लिए होता है, ये भी याद होना चाहिए, मोस्टली फॉर डाइकॉट। वीडिसाइड होता है। ABA आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्ट्रेस कंडीशन में बचाने के लिए। जिब्रेलिन्स बोल्टिंग होता है, इथाइलिन रैपलिंग ऑफ फ्रूट। देखिए जिब्रेलिक एसिड इंटरनोडल इलोंगेशन करेगा, बोल्टिंग करेगा। इथाइलिन भी इंटरनोडल इलोंगेशन करता है, लेकिन डीप वाटर राइस प्लांट में करता है। तो 129 का आंसर हो जाएगा बेटा A3B2। तो बेटा A3 एक ही ऑप्शन में था, आंसर हो जाएगा फर्स्ट।
द बकेन डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय फंजल पैथोजन जिब्रेला फिजियोकराई। 1926 में ई कुरशोवा ने डिस्कवर किया था फूलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस, और फंगल पैथोजन जिब्रेला फिजियोकराइस होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया था जिब्रेलिन। इथाइलिन प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन ककम्बर एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। तो दोनों बातें सही हैं। इथाइलिन बेटा फीमेल फ्लावरिंग को आपका प्रमोट करता है। ककम्बर बेटा आपका कैसा होता है, मोनेसियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो मेल फ्लावर कम हो जाएंगे, फीमेल ज़्यादा, ओवरी ज़्यादा, फ्रूट ज़्यादा। इथाइलिन प्रमोट करता है बेटा आपका, और इथाइलिन फ्लावरिंग का भी आता है, पाइनएप्पल और मैंगो वाला। तो अगर ऑक्सिन आए तो ऑक्सिन क्या करता है बेटा, प्रमोट करता है, याद रखिएगा। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन मैंगो एंड पाइनएप्पल, जबकि इथाइलिन क्या करता है, इंड्यूस करता है। फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स इंटरफेजिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड। तो बेटा अगर परमानेंट से ये मेरिस्टेमेटिक बने, परमानेंट से क्या बने, मेरिस्टेमेटिक बने, तो आप जानते हो परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक का बनना क्या कहलाता है, डी डिफरेंशिएशन। अगर मेरिस्टेम से क्या बने, परमानेंट, ये होता है डिफरेंशिएशन। प्राइमरी हो तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन, और सेकेंडरी मतलब दोबारा हो रहा तो री डिफरेंशिएटर। इन्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट में एडॉप्ट करना इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन में लीफ अलग अलग हो जाती हैं, जैसे बटरकप में वाटर की पत्तियां अलग और टेरेस्ट्रियल की पत्तियां अलग। साथ ही साथ फेजेज ऑफ लाइफ में भी होता है, कॉटन, कोरिएंडर, लार्क स्पर, यहाँ पे भी हेट्रोपीली पाई जाती है फेजेज ऑफ लाइफ के। इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द एक्सिलरी बड, दिस फिनोमेना इज नोन। तो बेटा एपिकल बड ने क्या किया, एक्सिलरी मतलब लैटरल बड की ग्रोथ को रोक दिया, तो इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, और ये करता है ऑक्सिन। अगर आप कैप हटा देंगे, क्योंकि अपेक्स पे होता है ऑक्सिन, तो लैटरल डोमिनेंस हो जाएगा, और लैटरल डोमिनेंस के लिए हम लोग जानते हैं साइटोकाइनिन भी इन्वॉल्व होता है। पार्थिनोकॉपी फॉर्मेशन ऑफ फूड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीडलेस होगा जैसे कि बनाना। लॉजिंग जो फसल गिर जाती है तेज विंड वेलोसिटी के कारण, उसको बोलते हैं लॉजिंग। पैराइटल प्लेसेंटेशन मैप फार्मूला से याद होना चाहिए, मस्टर्ड और आर्जिमोन में पाया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पहला, इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओवरी शुरू में यूनिलॉकुलर होती है, बाद में बाइलॉकुलर हो जाती है ड्यू टू फॉल सेप्टम। प्रिमरोज एंड डायंथस, इसमें फ्री सेंट्रल होगा, विदाउट सेप्टा होगा। और बेटा लेमन, टोमेटो, चाइना रोज, ये भी सेंट्रल है लेकिन विद सेप्टा है तो एक्साइल कहलाएगा। मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में आपको याद होना चाहिए बेसल होता है, मार्जिनल होता है पी में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंडीशन फॉर इंस्पायरेशन, तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, तो इंस्पायर करना है तो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो इसलिए गलत हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेज द वॉल्यूम इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, रिलैक्सेशन होगा नहीं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इंक्रीजेज द वॉल्यूम इन डार्सो वेंट्रल एक्सिस। तो बेटा बी और डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल याद रखिएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम इज, तो भैया रेजिडुअल वॉल्यूम क्या अगर देखा जाए तो 1100 से 1200 होता है, जबकि ERV जो होता है बेटा वो होता है 1000 से 1100 ml। तो वाइटल कैपेसिटी से कम होगा, वाइटल कैपेसिटी 4000 से 4600 होता है। टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा होगा क्योंकि टाइडल वॉल्यूम 500 होता है। IRV से ज्यादा होगा नहीं क्योंकि ये होता है बेटा 2500 से 3000। Which type of curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the PO2? सिग्मॉइड कर्व होता है। सिग्मॉइड कर्व में शुरू में स्लो होगा, फिर बाद में एक्सपोनेंशियल, फिर स्टडी हो जाता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, ये बेटा आपका पढ़ोगे जब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वहां पे आता है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ में जब आपका लैग के बाद लॉग चले और कोई कैरिंग कैपेसिटी ना आए तो कैसा कर्व आएगा, जे शेप्ड। Given below are two statements, one is labeled as exertion and other is labeled as region. O negative blood group is universal donor. तो बेटा डोनर वही बेटर होता है जिसपे कोई एंटीजन ना हो, हर जगह फ्री फंड की एंट्री मिल जाए। और एक्सेप्टर वही बेटर होता है जिसके पास सारे की पहचान हो, यानी सारे एंटीजन हो। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है एंटीजन नहीं भाई, यहाँ पे होना चाहिए था नो एंटीजन।
तो assertion इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, सारे एंटीजन की पहचान होती है। एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बेटा पहले अंडरलाइन कर लीजिए क्या पूछा है, करेक्ट। तो एल्ब्यूमिन कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, बिल्कुल सही है। ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, तो ग्लूकोज भाई प्लाज्मा में पाया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट पाया जाएगा। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर सीरम कहलाता है। लिम्फ इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही है, ब्लड से बनता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या टिश्यू फ्लूइड में आएगा। तो ए बी सी डी सारी बातें क्या हो गई बेटा आपकी सही हो। विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसे नोड को पेसमेकर बोलते हैं, 70 से लेके 75 तक इसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एट्रियल सिस्टोल में बेटा आपका 30% फीलिंग होता है, जबकि ज्वाइंट डायस्टोल में यहां पे बेटा 70% फीलिंग होता है, ठीक है ना। कार्डियक आउटपुट डिपेंड ऑन वेंट्रिकुलर फीलिंग, सही बात है, वेंट्रिकल में जितना ब्लड आएगा, और साथ ही साथ आपका ये डिपेंड करता है किसमें, स्ट्रोक वॉल्यूम पे भी। तो बेटा देखिए बी गलत हो गया, चलिए हम लोग प्रो मेथड अपना लेते हैं। तो बी के कारण आपका ये दोनों ऑप्शन चला गया। अब ए सही है तो आंसर तो अपने आप क्या हो गया था, सी। ब्लड पंप ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल इज कार्डियक आउटपुट, नहीं भैया, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक साइकिल में जो पंप किया जाता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम को निकालने का फार्मूला होता है EdV माइनस ESV, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब जब एकदम डायस्टोल था तो कितना ब्लड वेंट्रिकल में भरा, माइनस जब सिस्टोल कर लिया एंड हो गया तो कितना ब्लड बचा रहा। तो माइनस कर दोगे तो जो ब्लड बचा रहा और जो शुरू में था तो घट के जो आएगा वही क्या किया होगा, पंप किया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फॉर्म्ड एलिमेंट, तो फॉर्म्ड एलिमेंट बेटा आपका 45% होता है, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, WBCs और थ्रोम्बोसाइट होते हैं बेटा आपके। तो सारी बातें हो गई। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट कहलाते हैं, मेगा कैरियोसाइट के डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं, 1.5 लाख से 3 लाख, WBC 6000 से 8000। ल्यूकोसाइट में 2 कैटेगरी पाई जाती है, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल पाया जाता है। ए ग्रेनुलोसाइट में बेटा आपका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाया जाता है। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल की संख्या होती है 60 से 65%, इओसिनोफिल होता है बेटा आपका 2 से 3%, बेसोफिल होता है 0.5 to 1%। आरबीसी की बात करते हैं तो 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड पाया जाता है, याद रखिएगा। व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग वर्ड ऑफ डीपोलराइजेशन, तो भैया डीपोलराइजेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना, यानी सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन, जबकि रीपोलराइजेशन रिलैक्सेशन डायस्टोल कहलाएगा। रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हैव स्मॉल हेनले लूप, तो जक्स्टामेडुलरी है तो सब कुछ मेडुला वाले कार्टेक्स पे होगा, तो हेनले लूप बड़ी होगी, इसलिए गलत हो गया। द पीसीटी डीसीटी आर सिचुएटेड इन द मेडुला, नहीं भाई, पीसीटी डीसीटी एंड बाउमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस सब कॉर्टेक्स में होता है, हेनले लूप खाली मेडुला में होता है, चाहे कोई भी नेफ्रॉन हो। द ग्लोमेरुलस इंक्लूडेड द बाउमेंस कैप्सूल, उल्टा कर दिया, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप एक्सटेंड एज द डीसीटी, तो भैया असेंडिंग लूप मतलब ये आपका डिसेंडिंग फिर असेंडिंग फिर डीसीटी, तो बात सही है। तो करेक्ट पूछा तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, याद रखिएगा। पीसीटी हाईली कन्वोलेटेड होता है, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम पाया जाता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है बेटा किसमें, डीसीटी में, एल्डोस्टेरोन और एडीएच के इन्फ्लुएंस में। और साथ ही साथ याद कर लीजिएगा, डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल होता है, नियरली इम्परमिएबल फॉर साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट। और बेटा असेंडिंग लिम्ब इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है, नियरली इम्परमिएबल फॉर वाटर। असेंडिंग लिम्ब में एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार के रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, सही बात है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सेक्रेशन। फर्स्ट स्टेप होता है बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जीएफआर होता है पर मिनट, ये होता है 125 ml पर मिनट, और डे में होता है 180 लीटर, तो दोनों बातें सही हो गई, आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। कार्डियक मसल आर नॉन स्ट्रिएटेड इन अपीयरेंस, बिल्कुल सही है, स्पेशलाइज्ड कहला जाता है। नॉन स्ट्रिएटेड होती है लेकिन बेटा आपके स्केलेटल मसल की तरह नहीं होती है, ब्रांच्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, और साथ ही साथ इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, कम्युनिकेशन जंक्शन,
कार्डियक मसल और वॉलंटरी मायोजेनिक, बिल्कुल सही है। सेल्फ एक्साइटेटरी होती हैं ऐसे नोड के कारण। राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पाया जाएगा ऐसे नोड, और लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पाया जाएगा एवी नोड। ऐसे नोड को बोलते हैं पेस मेकर और एवी नोड को बोलते हैं बेटा पेस सेटर। तो दोनों बातें सही हैं, याद रखिएगा। लेकिन बेटा नॉन स्टेटेड तो होती हैं, लेकिन फंक्शनली क्या होती है, इनवॉलंटरी। द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। सक्सेसिव हो जाता तो और बढ़िया हो जाता, लेकिन तब भी चल जाएगा। जेड लाइन बाइसेक्ट करता आई बैंड को, दोनों बातें सही हैं, याद रखिएगा। लीजा और धर्म फार्मूला बहुत बार आपको याद होना चाहिए। लीजा लाइट बैंड, आई बैंड, जेड लाइन ए एनी एक्टिन, डार्क बैंड एच जोन, ए बैंड मायोसिन और एम लाइन पाया जाता है। रिफ्स आर 3 टाइप, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। 1 से लेकर 7 पेयर तक आपका ट्रू, 8, 9 और 10 हो जाते हैं फॉल्स, और 11वां और 12वां हो जाता है फ्लोटिंग। इसको बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल एंड वर्टिब्रल रिम्स। रिफ्स आर इंक्लूडेड इन अपेंडिकुलर, ये बेटा एक्सियल का पार्ट होता है। अपेंडिकुलर में आपका आता है लिम्स एंड गर्डिल। तो आपका पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा सेकेंड। मैचिंग का क्वेश्चन है ग्लूकोकार्टिकॉइड। तो बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 जोन बनाए जाते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा से निकलता है मिनरलोकार्टिकॉइड, फेसिकुलेटा से निकलता है बेटा आपका क्या, ग्लूकोकार्टिकॉइड, कॉर्टिसोल कहलाता है। कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन है, कोई मर रहा हो तो दे दीजिए तो उठ के खड़ा हो जाएगा, यानी एनर्जी ज्यादा कर देगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, लाइपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस। एलर्जिक रिएक्शन को डाउन करेगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा यानी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, और किडनी को भी काम करेगा। मेलाटोनिन बेटा पीनियल ग्लैंड से निकलता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो बेटा स्टिमुलेट करना है तो जाहिर बात है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ऑक्सीटोसिन निकलेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन बेटा ये सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में। तो A3, B4, C2, तो A3, B4, C2 तो यही ऑप्शन में रहा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। D1 से भी कर सकते थे, D1 एक ही है आपका पहले में। अब प्रोटीन हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, तो बेटा याद रखना आपके जो आयोडोथायरोनिन होते हैं वो तो थायरॉक्सिन T3, T4 होते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको पता है थायरोकैल्सिटोनिन एक कैटेगरी में आएगा, प्रोटीनिशियस। थाइमस बेटा आपका थाइमस ग्लैंड से तो हार्मोन तो है ही नहीं। ग्लूकोकार्टिकॉइड बेटा कैसा होता है, स्टेरॉइड नेचर का होता है, और एंड्रोजन भी कैसा होता है, स्टेरॉइड नेचर का होता है, तो आंसर हो जाएगा। पैराथायरॉइड हार्मोन से निकलता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है पैराथार्मोन। पीटी इनका ब्लड कैल्शियम लेवल बनाएगा, पैराथार्मोन बढ़ाएगा। पीटी इनका तो ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा पैराथायरॉइड, यानी बोन को काटेगा, किडनी से रीअब्जॉर्ब करेगा और स्टमक और इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्ब करेगा। ऑस्टियोक्लास्ट या रिजॉर्प्शन कराएगा। थायरोकैल्सिटोनिन इसका क्या होता है, उल्टा होता है। एक बात और याद रखिएगा, जो आयोडोथायरोनिन होते हैं वो थायराइड फॉलिकल से बनते हैं, जबकि थायरोकैल्सिटोनिन बाहर से बनता है, स्ट्रोमल टिश्यू से बनता है। Given below are two statement. The process of formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. बिल्कुल सही है, मियोसिस से बनेगा। 4 मेगास्पोर बनेंगे, एक डिजनरेट कर जाएगा। फंक्शनल मेगास्पोर 3 सीक्वेंशियल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर सेल वॉल बनेगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर एम्ब्रायो सैक बन जाएगा। पॉलन ग्रेन बेटा जनरली स्फेरिकल होते हैं, डायमीटर होता है 25 से 50 सेंटीमीटर, लिखा है गलत हो जाएगा, ये क्या होना चाहिए, माइक्रोमीटर। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकंड। जेनेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, एसिमेट्रिकल डिवीजन से बनी बड़ी सेल होती है वेजिटेटिव सेल। लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। जेनेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड होती है, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। बाद में 60% में यहीं पे आपका पॉलन ग्रेन सेट कर जाते हैं, बचे हुए में 3 सेल्ड में करते हैं। जेनेटिव सेल माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाता है। बीट एग्जाम्पलीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बीट, ब्लैक पेपर और कैस्टर, ये बेटा रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं पेरिस्पर्म, और सीड को बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। नरिशमेंट देने का काम आता है। पेरिस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है और एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे आगे बेटा आपका डिस्कशन खत्म होता है। अब 151 to 175 विल बी डिस्कस बाय संगम सर, देन आफ्टर बाय डॉक्टर अली सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से एनालिसिस करते रहिए। गुड इवनिंग बच्चों, तो चलते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 की ओर।
When the pollen of the flower is transferred to the stigma of another flower, the same plant, this pollination is referred as। बेटा अगर प्लांट सेम हो और फ्लावर अगर डिफरेंट हो तो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलिन ग्रेन के ट्रांसफर की प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। तो अगर प्लांट भी सेम फ्लावर भी सेम तो उसे ऑटोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशन कहा था, लेकिन बेटा प्लांट सेम बट फ्लावर डिफर हो जाता है तो इसे हम लोग जिटनोगेमी कहेंगे। और अगर प्लांट भी बदल जाए फ्लावर भी बदल जाए तो इसे हम लोग जीनोगेमी कहेंगे। और एपोमिक्सिस हम लोगों ने पढ़ा, बिना फर्टिलाइजेशन सीड के बनने की प्रोसेस को एपोमिक कहा था। चले भाई, तो ऑटोगेमी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, जीनोगेमी को क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 151, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज इंश्योर। बेटा इनमें से कौन है जिसमें बिना पॉलिनेटिंग एजेंट के सीड सेटिंग होती है। वाइला, ऑक्जेलिक, कैमेलिना। तो बेटा हम लोगों ने देखा है कि ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं इनमें हमने दो तरह के फ्लावर को देखा है। तो इनके पास दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक फ्लावर होता है ओपन और एक फ्लावर होता है क्लोज्ड। और बेटा जो क्लोज फ्लावर होता है वो अंडरग्राउंड होता है और जो ओपन होता है वो एरियल होता है। और जो एरियल पॉलिनेशन होता है यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन बेटा जो क्लोज्ड फ्लावर होता है इसमें ओनली ऑटोगेमी होती है। और जब ओनली ऑटोगेमी होगी तो बेटा हमें मालूम है कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिनेटर और सीड सेटिंग इंश्योर हो जाएगी। तो वाइला में भी हमें देखने को मिलेगा, ऑक्जेलिस, कैमेलिना में भी मिलेगा। और याद रखेंगे अगर फ्लावर ओपन होता है तो इसे हम लोग कैस्मोगेमस कहते हैं, कैस्मोगेमस के तौर पर जानते हैं। और फ्लावर अगर क्लोज्ड होता है तो इसे क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहेंगे, क्लिस्टोगेमस फ्लावर करेंगे। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में ओनली ऑटोगेमी टेक प्लेस होती है, बिना पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इंश्योर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन 152 इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज assertion, another is reason, the secondary spermatocyte undergoes secondary meiotic division, produce 4 equal diploid spermatids। तो भैया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और वो प्रोड्यूस करते हैं 4 इक्वल स्पर्मेटिड। लेकिन मेरे बच्चों याद रखना, स्पर्मेटिड है डिप्लॉइड नहीं बेटा, ये हैप्लॉइड होती हैं। तो असर्शन तो हो गया फॉल्स। स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। बेटा स्पर्मेटिड होता है नॉन मोटाइल, स्पर्मेटोजोआ होते हैं मोटाइल। और इसके इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो रीजन तो हो गया ट्रू, असर्शन हो गया फॉल्स। सो करेक्ट ऑप्शन, ऐसा रीजन हो गया ट्रू बट असर्शन इज नॉट करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड 153। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। बेटा ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमें मालूम है कि बेटा ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होते देखते हैं और इस स्प्लिटिंग से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते देखते हैं। ग्लूकोज 6C कंपाउंड होता है और पायरुविक एसिड 3C कंपाउंड होता है। ऐसी एक्सरसाइज को ग्लाइकोलिसिस कहा गया और ये ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती दिखाई पड़ी। 10 स्टेप की प्रोसेस थी और इसमें ग्लूकोज का स्प्लिटिंग होकर हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड देखने को मिले। और ये ग्लाइकोलिसिस एरोबिक एनारोबिक दोनों रिस्पायरेशन में कॉमन होती है। अब ये जो पायरुविक एसिड है इसका भविष्य 3 रास्तों पर, या तो ये लैक्टिक एसिड बनाएगी या ये एथिल अल्कोहल बनाएगी या एरोबिक रिस्पायरेशन करने के लिए लिंक रिएक्शन में जाएगी। तो भैया की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड
और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमें बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। एस्टर कोएंजाइम का बनना लिंक रिएक्शन में देखने को मिलता है और ग्लाइकोलिसिस के दूसरे और तीसरे पावदान पर हमें ग्लूकोज 1,6,1 फास्फेट, ऐसा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता बेटा, ग्लूकोज 6 फास्फेट फर्दर जुड़ता है तो ग्लूकोज 1,6 बाइफास्फेट बनता, फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट बनता दिखता है। तो नाउ की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड। 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, विच स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फीमेल, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर फीमेल में देखने को मिलता है। तो भैया हम लोग बात करें सेमिनल वेसिकल की, सेमिनल बात करें प्रोस्टेट की, और ये दोनों स्ट्रक्चर मेल एसेसरी ग्लैंड कहलाती हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड कहलाती हैं, जो सीक्रेट करती हैं सेमिनल प्लाज्मा को। और बेटा इसी सेमिनल प्लाज्मा में एपिडिडाइमस से रिलीज होकर आता है स्पर्म, और ये स्पर्म जब सेमिनल प्लाज्मा का पार्ट बन जाता है तो बन जाता है सीमेन। तो जो एपिडिडाइमस है बेटा, ये स्टोरेज एंड मैच्योरेशन, यहां स्टोर और मैच्योरेशन स्पर्म का देखने को मिलता है। तो सेमिनल वेसिकल, एपिडिडाइमस, प्रोस्टेट ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। और बेटा फीमेल में हमें एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है जिसे हाइमन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये थिन होती है और इसकी प्रेजेंस रिलायबल इंडिकेटर किसी जमाने में वर्जिनिटी का हुआ करता था। हॉर्स राइडिंग, अदर साइकिलिंग, अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में फर्स्ट इंटरकोर्स का इंतजार नहीं होता बेटा, बिना इंटरकोर्स से ये रैप्चर हो जाती, इसलिए अब ये वर्जिनिटी का सिंबल नहीं होती। तो 155 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। अ वायरस द कैप्सोमेयर आर अरेंज इन, तो बेटा जो वायरस होते हैं उसमें कैप्सोमेयर कौन से फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो भैया वायरस की प्रोटीन कोड को हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, इसे कैप्सिड कहते हैं, और इस कैप्सिड को बनाने वाली यूनिट को कैप्सोमेयर कहते हैं। और बेटा ये कैप्सोमेयर हेलिकल, पॉलीहेड्रल और ज्योमेट्रिकल तीनों फैशन में अरेंज होती है, और ये प्रोटेक्ट करती है जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है। तो वायरस की प्रोटीन को तीनों फॉर्म को शो करेगी। 156 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड असर्शन एंड रीजन। तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड the body almost similar condition as that in body is called in vivo fertilization। तो भैया अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होता है तो बेटा इसे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और अगर फर्टिलाइजेशन इनसाइड होता है तो उसे इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो बेटा एसर्शन तो हो गया फॉल्स। The zygote or early embryo up to 8 blastomere could then be transferred into fallopian tube। अब बेटा अगर 8 ब्लास्टोमेयर तक का एम्ब्रियो है तो इसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब में छोड़ते हैं, और मोर देन 8 होता है तो इसे यूट्रस में डालते हैं, इसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहा जाता है। तो बेटा रीजन तो हो गया ट्रू बट एसर्शन हो गया फॉल्स। तो एसर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। So correct option is option 3rd। Next देखिए 158, transfer of ovum collected from donor into fallopian tube is known as। तो बेटा हमें कलेक्ट करना है ओवम को, तो ट्रांसफर है ओवम, और बेटा ओवम कहलाता है फीमेल गेमीट, ओवम कहलाता है फीमेल गेमीट। तो बेटा अब इस फीमेल गेमीट के ट्रांसफर की इस प्रोसेस को हम लोग गिफ्ट के तौर पर जानते हैं, और यह भी मालूम है कि ऐसी फीमेल जिसमें फीमेल गेमीट का फॉर्मेशन नहीं होता उनके लिए जिस टेक्निक को सजेस्ट किया जाता है, इस टेक्निक को हम लोगों ने गिफ्ट के तौर पर याद रखा। तो 158 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट।
और जाइगोट के ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI। तो 158 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फर्स्ट। अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉज, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं बेटा वो क्या करती हैं? तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के का फंक्शन का जो प्रोसीजर है वह हम लोगों ने देखा, दे इनहिबिट ओवुलेशन, इनहिबिशन ऑफ इम्प्लांटेशन, और बेटा वो सर्विकल म्यूकस को थिक कर देती हैं। ये तीनों काम हमें होते हुए दिखाई पड़ते, और इन कामों के पीछे जो रीजन है वो एक्शन ऑफ हार्मोन है। तो बेटा ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो 159 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। Given below the two statement, one Turner syndrome is the genetic disorder which presents in additional copy of chromosome in 21st। तो भैया ध्यान से देखेंगे, टर्नर सिंड्रोम 21st पर पेयर पर एडिशनल कॉपी नहीं जोड़ता बेटा। एडिशनल कॉपी अगर 21st पर जाती है तो इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम के तौर पर जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड इज टर्नर्स सिंड्रोम, Klinefelter syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome are common example of chromosomal disorder with additional number of chromosome। तो देखो भैया दोनों में ध्यान से देखना, क्लाइनफिल्टर में तो एडिशनल कॉपी आती है लेकिन टर्नर में एडिशनल कॉपी नहीं आती, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज फर्दर इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। देखें क्वेश्चन नंबर 161, और 161 को देखें तो कैपिटल आर रेड आर डोमिनेंट ओवर व्हाइट फ्लावर, टाल प्लांट आर डोमिनेंट ओवर डॉर प्लांट, प्लांट इज जीनोटाइप। अब प्लांट है अपने पास बेटा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल आर व्हाट परसेंटेज विल रेड फ्लावर एंड टाल प्लांट? क्या कितना परसेंट हमें रेड और टाल का मिलेगा? तो भैया यहां से अपने पास दो गेमीट बन रहे हैं, एक कैपिटल आर एक कैपिटल आर, एक कैपिटल टी स्मॉल आर, और बेटा यहां से केवल एक ही तरह का गेमीट बनेगा, और ये गेमीट इसके साथ फ्यूज हो जाए तो ये हो गया स्मॉल टी स्मॉल आर, और इसके साथ चला गया ये स्मॉल टी स्मॉल आर। तो देखो एक कैपिटल टी एक कैपिटल आर चाहिए हमें रेड फ्लावर और टाल बनाने के लिए। तो देखो 50% प्रोजनी इस जीनोटाइप की और 50% प्रोजनी इस जीनोटाइप की, और ये वाला जीनोटाइप रेड और टाल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अपने पास 50% प्रोजनी रेड और टाल रखने वाली मिलेंगी। सो 161 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। मार्गन हाइब्रिडाइज फ्रूट फ्लाई डाई हाइब्रिड क्रॉस हैविंग करेक्टर। बेटा मार्गन ने फ्रूट फ्लाई में कौन से करेक्टर को लेकर डाई हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया था? तो आपने ध्यान से पढ़ा है, एक ग्राफ बना है, फिगर के साथ बना है, और वहां एनसीईआरटी की लाइन है कि भैया इन्होंने येलो बॉडीड व्हाइट आई फीमेल को ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ क्रॉस किया था। तो 162 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। द सिंबल विच इज यूज्ड टू ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस फॉर अफेक्टेड मेल, कौन सा सिंबल अफेक्टेड मेल के लिए शो करेगा? तो भैया जो स्क्वायर होता है ये मेल के लिए रिप्रेजेंट करता है, सर्किल फीमेल के लिए करता है। अगर ये डार्क हो जाए तो इफेक्टेड मेल होगा, और सर्किल डार्क हो जाए तो ये इफेक्टेड फीमेल होगा। और दिस सिंबल जब बात करें अनस्पेसिफाइड सेक्स की तो दिस पर्टिकुलर सिंबल इज यूज्ड। तो हमारे लिए पूछा गया है कि अफेक्टेड मेल कौन होगा? तो 163 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम वर मैप्ड बाय, वो कौन है जिसने क्रोमोसोमल मैपिंग के कंसेप्ट को दिया था? एक क्रोमोसोम में जीन कहां लोकेट करती हैं, इस बात को बताने के लिए जिस शख्स को याद रखेंगे उसे स्टर्टुवेंट कहेंगे। और बेटा स्टर्टुवेंट मॉर्गन साहब के चेले हैं, और एक चेले ने अपने गुरु के लिए बड़ा तगड़ा सम्मान दिया। जब
जीन मैपिंग की बात करी तो ये भी डिस्टेंस बिटवीन दो जीन्स के को भी बताते हैं। इसे नापने के लिए एक यूनिट याद करी गई, उसे मैप यूनिट कहा गया। लेकिन उस मैप यूनिट के साथ दूसरी यूनिट यूज करी गई, एक प्रोकैरियोट एक यूकैरियोट के लिए हम लोग यूज करते हैं। वहां जिस यूनिट को यूज किया गया उसे सेंटीमार्गन कहते हैं। और यह सेंटीमार्गन सम्मान था मार्गन साहब के लिए, एक शिष्य का अपने गुरु के लिए। तो बेटा स्टुअर्ट ने जीन मैपिंग के बारे में बात करी और मार्गन को याद रखते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के लिए, ड्रासोफिला को याद रखें, फ्रूट फ्लाई को याद रखें, फ्लाई मैन को याद रखें, सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग को याद रखें, सब आपको याद है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो सटन एंड बावेरी को याद करेंगे और बेटा याद करेंगे 1902 को। तो नाउ 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। HGP was closely associated with rapid development of the new area of the biology is called bioinformatics। तो बेटा assertion है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्लोजली एसोसिएटेड है रैपिड डेवलपमेंट एरिया बायोइंफॉर्मेटिक्स। assertion is true बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है, सारी चीजें आप जानते हैं, नई फील्ड है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज 23-year प्रोजेक्ट, नॉट ए केस ऑफ 23-year प्रोजेक्ट। बेटा ये जो प्रोजेक्ट था अगर आपको याद है तो बेटा ये 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, ये 13 ईयर का प्रोजेक्ट था। तो बेटा रीजन तो हो गया फॉल्स, असर्शन हो गया ट्रू, और बाकी ठीक है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ने इसे फाइनेंस किया, ये सब कुछ ठीक था। लेकिन बेटा जो ईयर है इस पर फोकस करें, 13 सालों का प्रोजेक्ट था, ये 23 सालों का प्रोजेक्ट नहीं था। तो 165 करेक्ट ऑप्शन इज assertion is true but reason is false। तो assertion is correct but reason is false। So correct option of the 165 is option second। नेक्स्ट देखें, 2 chain of DNA helix of the B DNA are coiled। तो बेटा जो B DNA होता है, बी डीएनए होता है तो हमें याद रखना होगा बेटा डीएनए राइट हैंड कॉइल भी रखता है और लेफ्ट हैंड कॉइल भी रखता है, लेकिन जो प्रोटीन होती है वो हमेशा राइट हैंड रखता है। और बेटा बी डीएनए का नाम ही है राइट हैंडेड डीएनए, बी डीएनए का नाम ही है राइट डीएनए और जेड डीएनए को लेफ्ट हैंडेड डीएनए कहेंगे। तो अब बोलो यहां कौन से फैशन में हमें हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? तो हमें देखने को मिलेगा राइट हैंडेड फैशन में देखने को मिलेगा। और बी डीएनए को राइट हैंडेड डीएनए कहा जाता है। जितनी प्रॉपर्टी जनरली हम लोग डीएनए की पढ़ते हैं वो बेसिकली बी डीएनए की ही प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट देखें, विच स्टेटमेंट इज इंक्लूड साइलेंट फीचर और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बी डीएनए। इनमें से कौन सा बी डीएनए का साइलेंट फीचर है? तो ध्यान से देखें, एडेनिन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन। तो ये तो तय है कि भाई ए जो होता है टी के साथ जुड़ता है, 4 गाफ रूल कहता है, लेकिन ए बेटा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड से नहीं। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 नहीं, तो थर्ड इज इनकरेक्ट। डबल हेलिकल में 2 चेन पाई जाती है लेकिन बेटा पैरेलल नहीं होती, इट इज ए एंटी पैरेलल। सो सेकंड केस इज आल्सो फॉल्स। अब अपने पास आल हो नहीं सकता, अब बच गया फर्स्ट ऑप्शन। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बैकबोन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन शुगर फॉस्फेट बनाती है और बेस प्रोजेक्टेड होते हैं इनसाइड, बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड। So correct option 167 is option first। चार्ल्स डार्विन went to voyage with ship। बेटा जो चार्ल्स डार्विन थे वो यात्रा में कौन से जहाज से गए थे? और बेटा जिस जहाज से गए थे वो सर्वे शिप था, उसका नाम था HMS बीगल। So 168 correct option is option second। नेक्स्ट देखें, ड्रायोप्टेरिस एंड रामापेथिकस वर एग्जिस्टिंग अराउंड। बेटा ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस कब देखने को मिले? तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट डेटा है कि बेटा ड्रायोपेथिकस रामापेथिकस 15 मिलियन ईयर एगोस के आसपास देखने को मिले। इनमें से बेटा जो रामापेथिकस था वो मोर मैन लाइक, इसे भी याद रखेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग राम के वंशज हैं।
तो 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें 170, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड असर्शन अनदर लेबल्ड एज रीजन, when host is exposed to antigen then antibodies are produced in the host body। yes बेटा, अगर एंटीजन होस्ट की बॉडी में पहुंचती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं, वो एंटीबॉडी बनाती हैं, दिस स्टेट असर्शन इज ट्रू। एक्टिविटी इज फास्ट एंड टेक लेस टाइम, बस यही गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ क्या कंडीशन है, ये स्लो है और मोर टाइम लेती है, तो रीजन हो गया फॉल्स, असर्शन हो गया ट्रू, तो रीजन हो गया फॉल्स, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। तो 170 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड असर्शन एंड अदर इज रीजन, एंटीबायोटिक हैव नो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड वेलफेयर इन ह्यूमन सोसाइटी। अरे भैया, हम लोगों ने पढ़ा कि अगर एंटीबायोटिक नहीं आती तो लोग लंबे जीवन की कामना नहीं करते, और आज के दौर में बिना एंटीबायोटिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए भैया ह्यूमन वेलफेयर में बहुत बड़ा रोल एंटीबायोटिक का है, तो असर्शन तो हो गया फॉल्स। एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरिया विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग्स, दे प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। तो बेटा, जो एंटीबायोटिक होती हैं वो पैथोजन की जान लेकर, वो पैथोजन की जान का दुश्मन है, पर इंसानों के लिए वो उनके लाइफ को बढ़ाने का मीडियम है, तो वो प्रो लाइफ इंसानों के लिए है, अगेंस्ट लाइफ पैथोजन के लिए है, तो रीजन हो गया ट्रू, असर्शन हो गया फॉल्स, तो फॉल्स हो गया असर्शन, असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, तो फर्दर ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड देखने को मिलेगा। 172, which of the following disease is spread by the mosquito caused by the virus, इनमें से कौन है जो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होगी और वायरस जनरेटेड होगी। तो देखो भैया, फाइलेसिस की बात करते हैं तो वाउचेरिया याद आ जाए, और वाउचेरिया जो होता है बेटा ये नीमेटोड है, ये नीमेटोड है, एसके हेलमिंथेस का मेंबर है, और टाइफाइड फीवर का वेक्टर जो होता है मॉस्किटो टाइफाइड का वेक्टर नहीं होता, और वेक्टर के तौर पर आपने टाइफाइड मैरी को याद किया था जो बाय प्रोफेशन कुक है, और कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफी, और हमें यहाँ वायरस पर शोक करना है, और चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स मॉस्किटो बेस्ड, मॉस्किटो स्प्रेडिंग नहीं है, बैक्टीरियल। और बेटा डेंगू की बात करें तो मॉस्किटो एडिस याद आ जाए, और एक याद आ जाए, और बात याद आ जाए डेंगू वायरस, और जो डेंगू वायरस होता है जानते हैं ये डेंगू वायरस बेटा आरएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस होता है, और ये आरएनए वायरस है, और बेटा इसको स्प्रेड करने वाला वेक्टर एडिस मॉस्किटो कहलाता है। तो 172 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 173, मेजर फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज इंक्लूड। बेटा जो ड्रग अब्यूज है उसे कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो भैया जो बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर है, ये करो वो करो, ऐसा प्रेशर अब नहीं देना है, क्योंकि बच्चे ज्यादा प्रेशर के चक्कर में ही अल्कोहल अब्यूज, ड्रग अब्यूज के रास्ते पर चले जाते हैं। तो भैया खुली छूट दे दी जाएगी, बेटा जैसा करना चाहो वैसा करो, कोई डांटे वाटेगा नहीं। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, अब इस रास्ते पे जाए तो क्या अच्छा है क्या बुरा है उसे बताना पड़ेगा, उसको प्रॉपर एजुकेशन देनी पड़ेगी, प्रॉपर उसकी काउंसलिंग करेंगे। सीकिंग हेल्प विद पेरेंट एंड पीयर्स, अब बेटा अगर समस्या आ जाती है तो घर वाले कायदे से समझाएंगे, और जो उसके इष्ट मित्र यार हैं वो भी कायदे का ज्ञान देंगे, रिश्तेदार भी कायदे का ज्ञान दे देंगे कि भैया ये रास्ता जो है अच्छा नहीं है, आप सुधर जाएं। तो भैया तीनों पैरामीटर यूज होंगे। 173 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, विच इज द मिसयूज ऑफ ड्रग अमंग्स द स्पोर्ट पर्सन, इनमें से कौन से ड्रग का स्पोर्ट्स पर्सन मिसयूज करते हैं। तो भैया ये मिसयूज करते हैं नारकोटिक एनाल्जेसिका का भी,
ड्यूरेटिक का भी, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का, तो तीनों तरह के ड्रग्स का मिसयूज स्पोर्ट्स पर्सन अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए करते हैं। 174 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए 175, HIV दैट कॉज एड्स स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। बेटा जो HIV होती है वो एड्स को फैलाती है, ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके कारण देखने को मिलता है? तो हमें मालूम है कि HIV के केस में इम्यूनिटी लॉस हो जाती है, और इम्यूनिटी अगर लॉस हो जाती है तो भैया वो कौन है जो इम्यूनिटी को मेंटेन करता है? तो हेल्पर टी सेल CMI को भी करती है, AMI को भी करती है। जो HIV वायरस है जिसकी फैक्ट्री मैक्रोफेज है, निकलने वाला वायरस हेल्पर टी सेल को किल करता है, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी CMI भी लॉस होती है, AMI भी लॉस होती है और इम्यून सिस्टम लॉस होता है। तो भैया HIV के इन्फेक्शन से जो पर्सन होता है वो उसके इन्फेक्शन से नहीं मरता, बल्कि इम्यूनिटी लॉस होने के कारण अदर पैथोजन के एक्शन से मरता है। तो 175 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। अब बेटा कॉन्ड्रोसाइट हमें देखने को मिलती है। कॉन्ड्रोसाइट वो सेल्स होती हैं जो बेटा कार्टिलेज को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जेजी सेल वो होती हैं जो रेनिन निकालती हैं, और थ्रोम्बोसाइट वो है जो क्लॉटिंग के काम में आती हैं। तो 175 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। और बेटा आगे का मिशन कंटिन्यू करेंगे एलिस सर। हेलो बच्चों, आप लोगों ने 175 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं संगम सर के साथ। मैं आगे आपको 176 से एंटर करा रहा हूं। देखिए लिखा हुआ है कि अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फ्रिक्वेंट नेजल डिस्चार्ज, नेजल कंजेशन एंड हॉर्सनेस। आपको ये सारे सिम्टम्स किस में देखने को मिलेंगे? तो ये आपको अस्थमा में देखने को नहीं मिलते, हिम्फाइसिमा में नहीं। हालांकि सार्स जो है वो रेस्पिरेटरी एक डिसऑर्डर है, लेकिन ये आपके पास कॉमन कोल्ड आपको इसमें दिखाई देंगे। कहने का मतलब जो आपके पास सार्स है उसे हम कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या कहते हैं? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और आपको ये फैलता कैसे? फैलने की बात करी जाए तो स्किन टू स्किन फैल सकता है, सलाइवा से फैल सकता है। हम कह सकते हैं कि बस में इसमें क्या होगा, कफ होगा, स्नीजिंग होगी। लेकिन आपको ये सारे सिम्टम जो है नेजल कंजेशन से लेकर नेजल आपके पास डिस्चार्ज, हॉर्सनेस, इसके अलावा आपको मतलब जो है ना देखने को मिलेगा टाइटनेस, हेडक। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी कॉमन कोल्ड में। और ये एक वायरल इन्फेक्शन है। और वायरल कौन सा वायरस से फैलाता है? तो उस वायरस का नाम है राइनो वायरस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ। तो बायोगैस का जो बायोगैस प्लांट थे वो बायोगैस प्लांट किसने बनाए इंडिया में? तो दो संस्थाएं हैं। पहला आपके पास है IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा KVIC। क्या? KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। तो ये लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है। यहाँ पर ICBN लिखा है, गलत है, IPR। बाकी आपके पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता है बायोगैस में जो मेन गैस होती है वो मीथेन होती है। मेन गैस जो है वो मीथेन है, लगभग आपके पास 70% के अलावा। आपके पास इसके अलावा CO2 भी होता है और हाइड्रोजन गैस भी होती है। आगे चलिए, लिखा हुआ है नॉर्मल ई कोलाई सेल है विच एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो नॉर्मली ई कोलाई सेल आपके पास इसमें कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है? तो ना टेट्रासाइक्लिन होता है, ना एम्पिसिलिन होता है, ना कैनामाइसिन होता है, ना ही आपके पास क्लोरमफेनिकोल होता है। किसी के भी प्रति रेजिस्टेंसी नहीं है। आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। आगे आपको ये फोटो दिया हुआ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। आपको ये बात पता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम क्या कर लेते हैं
जीन ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड कर लेते हैं, मतलब टुकड़ों में बांटकर हम टुकड़े के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं और जिस टुकड़े में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे हम कट करके अलग कर लेते हैं, उसे हम इल्यूशन कहते हैं। तो आपको एक काम और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चल जाता है कि आप अपना काम प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने किया या नहीं किया। कहने का मतलब अगर उसमें फ्रेगमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब आरी ने काम किया है। जैसे हमने कहा कि अगर कोई डीएनए उस पर 5 पैलिंड्रोम है तो उसमें 6 टुकड़े होने चाहिए अगर लीनियर डीएनए है तो अगर वो 6 टुकड़े नहीं हुए, इसका मतलब आरी ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने सारे मतलब पैलिंड्रोम्स पर काम नहीं कर पाया, अपना पूरा काम नहीं कर पाया और कोई टुकड़ा नहीं बना, एक ही इंटेक्ट डीएनए, इसका मतलब वो डीएनए डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड है। तो कहने का मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑल्सो आपको इस बात के लिए बता देती है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने अपना काम पूरी तरह से किया या नहीं किया, कंप्लीट किया, इनकम्प्लीट किया, नहीं किया। अगर नहीं किया तो उसे हम अनडाइजेशन कहते हैं और अगर अपना काम किया है तो उसमें डाइजेशन कहते हैं, टुकड़े बने होंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं बने तो इनकम्प्लीट डाइजेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेल नंबर 1, यहाँ पर कोई फ्रेगमेंट नहीं है और कोई फ्रेगमेंट नहीं है, इसका मतलब लेन 1 जो है वो शो कर रही है अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट को, ये बात सही है। फिर बाद में लिखा लेन 2 से 4, लेन 2 से 4 आपके पास जब देखोगे तो सब में कुछ ना कुछ फ्रेगमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये डाइजेस्टेड डीएनए के फ्रेगमेंट्स को मूवमेंट दिखा रही है। लेकिन सारी लेन हमें डाइजेस्टिव सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स नहीं दिखा रही, इसका मतलब आंसर सिर्फ 4 हो जाएगा। 1 and 2 आर करेक्ट। 180 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल। हमने कहा कि वो कौन से जीन होते हैं जो ट्रांसफॉर्म सेल को पहचानने में हेल्प करते हैं, तो आपको पता है उन्हें हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं और सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर हम उस जीन का यूज करते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के तौर पर पीबीआर 322 में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन को यूज किया गया। इसे हम वेक्टर नहीं कहेंगे, प्लाज्मिड नहीं कहेंगे, स्ट्रक्चरल जीन नहीं, इसे हम सेलेक्टेबल मार्कर कहेंगे। आंसर 4 होगा। आगे, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ इज, तो पहला ट्रांसजेनिक काउ कौन था जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने ऐड किया और हमने 2.4 ग्राम पर लीटर वो प्रोटीन बढ़वा ली जिसमें ह्यूमन के मतलब जो ह्यूमन प्रोटीन है वो उसमें ऐड हो गई। तो वो पहला वाला जो आपके पास वो ट्रांसजेनिक काउ का नाम रोजी है, आपको ये बात पता होना चाहिए। ये बात कहाँ लिखी है? ये बायोटेक के एप्लीकेशन में लिखी हुई है, बायोटेक के एप्लीकेशन में लिखी हुई है जहां पर हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं, है ना, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। और जब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें एक था लेक्ट एल्बुमिन। इस प्रोटीन का नाम क्या है जो बढ़वा लेते हैं? तो वो नाम है लेक्ट एल्बुमिन। इस प्रोटीन को हम बढ़वा लिए कैटल्स में, ये ह्यूमन प्रोटीन है। ठीक है, आगे 181 के बाद 182, इन द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन एंड क्लॉनफिश। तो सी एनिमोन और क्लॉनफिश के बीच किस तरह का इंटरेक्शन है? तो मुझे पता है एक पार्टी को ना फायदा है ना नुकसान है, मतलब 0, और क्लोनफिश को फायदा होता है। और ऐसा इंटरेक्शन आपके पास कॉमन सेलिज्म है। ऐसा इंटरेक्शन क्या है? कॉमन सेलिज्म। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा मतलब ऑर्गेनिज्म है या फिर इंडिविजुअल है जो अनअफेक्टेड है, मतलब सी एनिमोन इसमें अनअफेक्टेड है। दोनों अनअफेक्टेड नहीं है, क्लोनफिश फायदे में है, किसमें छिप जाएगा अपने एनिमीज से, उसके टेंटिकल्स में। किसे ना फायदा है और ना नुकसान है, तो हम आपसे कहेंगे ये 0, आपके पास आंसर 3rd बनेगा। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ n is the population density at time t then its density t+1। तो आपने ये बात ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन में पढ़ी है कि n(t+1) टाइम में अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इनिशियल डेंसिटी प्लस b+i माइनस d+e। याद आया कि नहीं? तो ये आपके पास होगा b का मतलब नेटालिटी, i माइग्रेशन, डेथ रेट मतलब मोर्टेलिटी और ई माइग्रेशन। तो जवाब आपके पास देखिए यहाँ पर प्लस नहीं लिखा है, गलत बात हो गई। यहाँ पर भी प्लस नहीं है, यहाँ पर प्लस है b+i और यहाँ पर माइनस होना चाहिए। आंसर आपके पास 3rd हो जाएगा, यहाँ माइनस होना चाहिए।
183 का थर्ड। आगे देखिए लिखा हुआ था एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ड्राई वेट में कितनी होती है, ये बात कई बार आपने लगा ली होगी, ये होती है 170 बिलियन टन। कितना होता है 170 बिलियन टन। इसका लगभग 115 बिलियन टन जो है वो आपको किससे मिलता है, लैंड से मिल जाएगा। और लगभग जो आपके पास 55 बिलियन टन है वो आपको किससे मिल जाएगा, वो आपको ओशियन से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, ओशियन से। तो आपके पास आंसर 170 बिलियन टन आएगा, 4 हो गया। आगे देखिए, आगे आपके पास लिखा प्रेजेंटली डैश डैश परसेंटेज ऑफ मैमल्स, है ना। तो आपको कह रहे हैं कि भैया टॉपिक्स में आपको कौन कितनी कगार पर खड़ा हुआ है एक्सटिंक्शन पर, तो आपके पास लिखा हुआ लगभग 23% आपके पास मैमल्स एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं। उसके अलावा 12% बर्ड एक्सटिंक्शन की कगार पर खड़ी हैं। उसके अलावा 32% एम्फीबिया खड़े हैं। और ऑल जिम्नोस्पर्म में बात करी जाए तो 31%। आप देखिए मिलाइए किसमें आएगा, 23, 12, 32, 31, 23, 12, 32, 31, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ फर्स्ट फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है, इंडिया हैज नियरली 45,000 स्पीसीज एंड प्लांट जो होंगे वो प्लांट होंगे 45 नियरली और ट्वाइस दो एनिमल। ये रॉबर्ट मे के डेटा के अनुसार बात कही गई है कि इसमें कहा गया कि इंडिया में कितनी डिस्कवर्ड है, लेकिन रॉबर्ट मे ने एक बात और भी बताई थी कि लगभग 1 लाख प्लांट और 3 लाख एनिमल, है ना। तो आपके पास यहाँ पर अभी भी खोजे जाने बाकी हैं, इस बात पर भी बोला गया है। लिखा हुआ है फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर इक्वाडोर 100 टाइम्स more 100 times as species of vascular plant as forest is equal area in temperate region like the Midwest। बिल्कुल नहीं, आपके ट्रॉपिकल में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, बिल्कुल बराबर नहीं होगी आपके पास इस तरह के टेम्परेट रीजन में, क्योंकि टेम्परेट रीजन में बायोडाइवर्सिटी कम होती, इक्वल नहीं होगी ट्रॉपिकल से। गलत हो गया। 71 डिग्री पर नॉर्थ में जाएं और हमें बर्ड्स की 87 स्पीसीज मिलती है, ये बात भी गलत है, लगभग 56 मिलती है। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट और एनिमल यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, बिल्कुल गलत है। थ्रू आउट नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक जैसा नहीं है। आंसर यहां पर अगर छाटना चाहें तो फर्स्ट आ जाएगा। आगे देखिएगा, माइकोराइजा किस तरह का एग्जाम्पल है। माइकोराइजा एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंजाई और हायर प्लांट्स के बीच। बोथ पार्टीज आर बेनिफिशियल, कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। तो आपके पास एमेंसेलिज्म में नेगेटिव और जीरो। एमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल एंटीबायोसिस, नेगेटिव और जीरो। म्यूचुअलिज्म में बोथ पार्टीज आर बेनिफिशियल और प्रेडेशन में बोथ पार्टीज बेनिफिशियल है, एक फायदे में और एक घाटे में। तो आपके पास आंसर जो आएगा बोथ पार्टीज माइकोराइजा को लेकर, तो माइकोराइजा को लेकर जो आएगा वो आएगा 187 का थर्ड। आगे देखें, लिखा हुआ है टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंज हो जाती है इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि टर्शरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी हेंट्रम दिखना शुरू हो जाती है, जबकि अगर आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है तो जोना पेलोसिडा एक नई लेयर बनकर आती है जो सेकेंडरी oocyte खुद बनाता है, जबकि ये लेयर नॉन सेलुलर है ना। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन सही है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब शुरू होता है प्यूबर्टी के टाइम उसे मेनार्की कहते हैं, ये बात भी सही है। और एंड जब होता है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं 45 से 50 ईयर के आसपास। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर 4 हो जाना चाहिए। 188 के बाद 190, 189 गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम बताइए। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में काम नहीं करता और चूंकि बैक्टीरिया में पाया ही नहीं जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड करेगा। रेस्पायरेशन एंड बैक्टीरिया में मेजोसोम हेल्प करते हैं, ये नहीं करेगा। हालांकि आपके पास एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये भी नहीं। आंसर आपके पास सेकंड हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको जिसे हम साइलेशन या साइडेशन कहते हैं। लिखा हुआ है क्रिस्टी, सिस्टर्ने, थाइलेक्वाइड और प्लाज्मोडेस्माटा। तो आप देखिए क्रिस्टी को जानते हैं क्या? क्रिस्टी को बिल्कुल जानते हैं, इनफोल्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की। ए का क्या हो गया? सेकंड। और ए का सेकंड देखते ही आपके पास एक ऑप्शन गया। सिस्टर्ने जो होता है वो आपके पास होता है डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं इन द गोल्जी एपरेटस, तो ये हो जाएगा थर्ड। थाइलेक्वाइड फ्लैट मेम्ब्रेन जो सैक होते हैं इन स्ट्रोमा, ये हो जाएगा फर्स्ट। और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन आपके पास
दो एडजेसेंट सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होते हैं। सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। आगे बताते हैं। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने के लिए आपने दो हार्मोन सुने होंगे, एक कैल्सीटोनिन सुना होगा जो कि आपको थायराइड ग्लैंड से निकलता है, पैराफॉलिकुलर सेल से, जिसका काम होता है कैल्शियम का लेवल कम करना इन द ब्लड, है ना। और आपके पास पैराथायराइड का काम होता है पीटीएच का, इसके अपोजिट वो कैल्शियम आयन को इन द ब्लड क्या करता है? कैल्शियम आयन इन द ब्लड इंक्रीज कर देता है, मतलब एंटागोनिस्टिक काम करते हैं ये दोनों, और कैल्शियम के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैल्शियम के रेगुलेशन में मेलेटोनिन, एमएसएच और एडीएच का कोई रोल नहीं है, हम थायरोकैल्सिटोनिन को लेकर चल सकते हैं। 192 न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मैं मान सकता हूं, जिसका काम होता है इम्पल्स का जनरेशन, कंडक्शन करना, और ये कंपोज होता है कितने पार्ट से? तो एक मेन पार्ट बॉडी, सेल बॉडी जिसे हम साइटोन कहते हैं, डेंड्राइट जो कि एफरेंट ब्रांच कहलाती है, छोटे होते हैं, नंबर में ज्यादा होते हैं, सूचनाओं को साइटोन तक लाते हैं, और वो साइटोन से सूचनाएं अगर आगे जानी है एक्सॉन के थ्रू अगले न्यूरॉन तक, तो वो एक्सॉन से होकर जाएंगी। आपके पास ये तीनों स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी, वो होगा 4 आंसर। 193 हेक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, डिस्टल एंड इज अनब्रांच। बिल्कुल गलत बात है, हेक्सॉन भी टर्मिनली ब्रांच होता है, और हेक्सॉन जब ब्रांच होता है तभी आपको लास्ट में टर्मिनल, आपको एक्सॉन टर्मिनल देखने को मिलेंगे, जिसमें साइनेप्टिक नॉब होता है, उसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल होती है, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं। लिखा हुआ देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सॉन, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। ये बात बिल्कुल सही है, तो एक स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, और आंसर आपके पास थर्ड बन जाएगा। एक इनकरेक्ट है पहला वाला और दूसरा सही है। 193 का थर्ड। आगे देखें, लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल सेल ऑफ फीमेल ह्यूमन बॉडी इन स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल, आपको विगरस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ऑक्सीटोसिन काम करता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, है ना। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। इन मेल एफएसएच और एंड्रोजन रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बात भी सही है। आंसर आपके पास दोनों ऑप्शन सही है, 4 बन जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ इन मेल एलएच स्टिमुलेट करता सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन। तो आपको पता है मेल में एलएच हार्मोन काम करता है लिडिक सेल पर, और लिडिक सेल आपके पास जो होती हैं वो काम करती है एक हार्मोन रिलीज करने में, जिसका नाम है एंड्रोजन, है ना, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ये एंड्रोजन होगा जब आप प्रोलैक्टिन नहीं, एमएसएच नहीं, ये वाला बात होगा। और एंड्रोजन का मेन हार्मोन कौन सा होता है? एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसमें टेस्टोस्टेरोन मेन हार्मोन होता है। आगे 196 लिखा हुआ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक ज्यादा होते हैं ऑटोट्रॉफिक से। अगर पूछा जाए हेट्रोट्रॉफिक में भी ज्यादा कौन है, तो सैप्रोफिटिक होते हैं, जिन्हें हम डिकम्पोजर्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो आपको देखिए द हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर 4 बन जाएगा। आगे अगला लिखा गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ। 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ, जैसे ये एक्सॉन हो गया, स्वान सेल ने माइलिन शीथ बनाई, और इस माइलिन शीथ के बीच के गैप को क्या कहते हैं? तो आपको इतना तो याद होना ही चाहिए, माइलिन शीथ के बीच के गैप को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं बेटा? नोड्स ऑफ रेनवियर। समझ पाए? तो ये नोड्स ऑफ रेनवियर होगा, साइनेप्टिक नॉब नहीं होगा, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होंगे, आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखिए, लिखा हुआ है असर्शन में केमिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। बिल्कुल गलत है, मोस्टली आपको केमिकल ही पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रेयरली पाए जाते हैं, ये सही है। असर्शन गलत हो गया, रीजन सही हो गया, तो आंसर आपके पास थर्ड बनेगा। असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू। 199 Which part of the
टोबैको प्लांट इन्फेक्टेड मिलोइडीगाइनी इंकॉग्निशिया, जिसे हम नेमाटोड, पैथोजेनिक नेमाटोड कहते हैं, और ये टोबैको प्लांट के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? तो वो स्टेम नहीं होता, रूट को अफेक्ट करता है। आंसर सेकंड होगा। और आपको पता है इसे रोकने के लिए हमने एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से एक तरीका निकाला है जिसे हम कह सकते हैं आरएनए इंटरफेरेंस मेथड। लास्ट में आपके पास आखिरी क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ द कैपेसिटी ऑफ जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। वो सेल या वो पार्ट जो पूरे प्लांट को बनाने में सक्षम होता है, तो इस फिनोमिना को कहते हैं हम टोटीपोटेंसी, और वो सेल कहलाई जाती है टोटीपोटेंट सेल, और इसे हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। और टिश्यू कल्चर में ऐसा करके हम कम टाइम में लार्ज प्लांट, ज्यादा अमाउंट में प्लांट का प्रोडक्शन कर लेते हैं। कम टाइम में ज्यादा प्लांट को बना लेना माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। लिखा हुआ है, देखिए स्टेटमेंट 2, बाय एप्लीकेशन टिश्यू कल्चर मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपेगेशन of a large number of plant through the tissue culture is called micro propagation। बात समझ आई कि नहीं? दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, आंसर आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा है ये FST 53, ठीक है। और आपके नीट के दिन कम बचे हुए हैं, ऐसे ही लगे रहिए, जोश बना के रखिएगा। डिप्रेस या फिर खराब लगना, एंजाइटी लगना इस टाइम होगा, वो नॉर्मल है। नंबर थोड़े बहुत नीचे भी गिरेंगे, वो भी नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इस दौरान भाई कहते नहीं कि जंग बड़ी है तो थोड़ा सा घबराहट होती है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। बस मेरा कहना ये है कि आप चाहे कैसे भी हो उस सिचुएशन में, उस मतलब जना जंग में डटे रहिए। 5 मई को इसका जवाब जरूर मिलेगा। आपने मेहनत पूरे साल की है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच, मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।